नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का। आज की साहित्यिक श्रृंखला में हम बात करेंगे काव्य संग्रह उद्गार की। जी हाँ, उद्गार जिसके रचिता है आदरणीय मनमोहन शर्मा जी। ये काव्य संग्रह वर्ष 2020 में आभि प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है और इसमें करीब 74 कविताएं और 108 पृष्ठ है। और ये काव्य संग्रह इन्होंने समर्पित किया है अपने पूजनीय पिताजी स्वर्गीय श्री हेमचंद शर्मा जी की याद में। सभी पाठकों को इन्होंने ये काव्य संग्रह समर्पित किया है और इसका जो प्राकथन लिखा है उसे लिखा है इनके गुरुजन श्रीमती एवं श्री वासुदेव भारद्वाज जी, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य जिला मंडी, और साथ ही इनके गुरुजन रामेश्वर दत्त शर्मा जी, भारत सरकार द्वारा सम्मानित और पुरस्कृत भगवत भाष्यकार और पुराण कथा वाचक ये हैं। और शाकरा गांव सत्य निवास बगैन तहसील करसोग जिला मंडी से संबंध रखते हैं। और साथ ही साथ आदरणीय दीपक भारद्वाज जी, अतिरिक्त निदेशक कोष लेखा एवं लॉटरीज द्वारा भी इनका प्राकथन लिखा गया है। और अगर लेखक के परिचय की मैं बात करूं तो मनमोहन शर्मा जी का जन्म जो है 29 दिसंबर 1968 को 69 को स्वर्गीय श्री हेमचंद शर्मा और श्रीमती जीवनी देवी जी के घर में हुआ। इनका जो पैतृक गांव है रौड़ी धार, डाकखाना शाकरा, तहसील करसोग, जिला मंडी। स्नातक इन्होंने नॉन मेडिकल किया है और स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त की है। साथ ही साथ कुछ समय तक इन्होंने राजकीय पाठशाला और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुन्नी से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। और उस शिक्षा की अगर हम बात करें तो राजकीय महाविद्यालय संजौली और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी जो आगे की उच्च शिक्षा है वो उत्तीर्ण की है। साथ ही साथ अध्ययन का जो अनुभव की मैं बात कर रही थी वो DAV सेंटेनरी पब्लिक स्कूल धर्मपुर जिला सोलन में और सरस्वती विद्या मंदिर कमला नगर शिमला में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया है। और साथ ही साथ वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो ये कोषाधिकारी के पद पर कार्यरत है और वर्तमान में करसोग उपकोष करसोग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अभी हाल ही में इनका एक और काव्य संग्रह प्रकाशित होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं शीघ्र ही पाठकों के लिए ये उसे भी समर्पित करेंगे और हम इनकी और नवीनतम रचनाएं हम ज़रूर जल्द ही पढ़ेंगे। और पाठक वर्ग भी इनकी जिस तरह से उद्गार काव्य संग्रह को बहुत सी सराहना मिली है, बहुत से पाठकों ने गेटी में जो ऐतिहासिक गेटी में जो किताब घर है वहाँ से भी इनकी पुस्तकें खरीदी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो इनका आने वाला काव्य संग्रह है वो भी उसी तरह से बुलंदियों को छुएगा, पाठक के मन को छुएगा और पाठक वर्ग उसे ज़रूर आत्मसात भी करेंगे। तो चलिए इसी काव्य संग्रह से होली पर एक कविता आप सभी के लिए। रंगों का खेल। बेरंग होते इंसान का होली के रंग में रंग जाना आज बेहद ज़रूरी है। सजीले रंग कुदरत ने भरे थे जो इंसान में बड़े इत्मीनान से। गिरगिटों की संगत में बदलते कुदरती रंगों से इंसान बन गया खुद भी एक गिरगिट सा। नोटों के रंग में फीका पड़ता रक्त का रंग। नोटों के रंग में फीका पड़ता रक्त का रंग। रंगहीन होती मोहब्बत, रसहीन होती इंसानियत। विपरीत दिशा में चलते असंख्य कदमों के साथ ना चाहकर भी चलना बन गई है एक मजबूरी। ऐसे में बेरंग होते इंसान का होली के रंग में रंग जाना आज बेहद ज़रूरी है।
चकाचौंध रोशनियों से धुंधलाती आँखें कहाँ पहचान पाएंगी इन कुदरती इंसानी रंगों को। पड़े हैं जो वर्षों से मैले कुचैले धूल फांकते झोलों में, रंगों की किसी जर्जर हाट में, रंगों की किसी जर्जर हाट में। उपेक्षित कोने में वही रंग जो वक्त गुजरते होते गए और भी गाढ़े, छोड़ते रहे छाप अगली होली तक गाल गालों व दिलों में, मगर जिनकी अब कहीं भी नामशहूरी है। ऐसे में बेरंग होते इंसान का होली के रंग में रंग जाना आज और भी बेहद ज़रूरी है। होली के रंग में रंग जाना आज और भी बेहद ज़रूरी है। देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितनी सारगर्भित ये कविता रंगों का खेल, जिस तरह से आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इंसानियत जो है अपना रूप बदलती है, तो ऐसे में कवि कहते हैं कि होली के रंग में रंग जाना एक इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि रंग बचा रहे, इंसानियत बची रहे। रंगों के रूप में आने वाली कई होली जो है सदियों तक इसी तरह से होली इंसानियत को बचा के रखे रंगों के माध्यम से। तो बहुत ही खूबसूरत इनकी ये रचना, सभी रचनाएं मैं तो कहूँगी बहुत पठनीय हैं। अगर आप स्वयं भी इस काव्य संग्रह को पढ़ना चाहते हैं तो आप लेखक से भी इसे मंगवा सकते हैं, और साथ ही साथ ये शिमला के किताब घर में भी उपलब्ध है, वहाँ से भी आप इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं और लेखक की लेखनी को आत्मसात कर सकते हैं। और हिमवाणी जो हमारा चैनल है उसका यही ध्येय है, फेसबुक चैनल हो चाहे यूट्यूब, कि हम जो है हिमाचली लेखकों की लेखनी को गांव की मुंडेर से विश्व पटल तक पहुंचाएं, और आप और हम मिलकर जो है हिमाचली लेखकों की जितनी भी रचना है, चाहे जिस भी विधा में वो लिख रहे हैं, ज़रूर उनका लिखा पाठकों तक पहुँचे और पाठक उनके लिखे को पढ़ें, उससे कुछ सीख लें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो इससे बड़ी बात एक लेखक के लिए और क्या हो सकती है, जब उसे पढ़ा जाता है, उसकी सराहना की जाती है। तो मुझे लगता है एक लेखक के लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होता है। चलिए एक और कविता, सभी कविताएं बहुत ही बढ़िया है। मैंने पहले भी लाइव सेशन में इन कविताओं का कुछ पाठ किया था। सभी कविताएं तो पढ़ नहीं पाएंगे, इसके लिए आपको स्वयं ही इस काव्य संग्रह को पढ़ना होगा, और आप देख पाएंगे कि किस तरह से मनमोहन शर्मा जी का ये वृहद रचना संसार है, और आने वाली जो इनकी काव्य रचना है, कविता की जो पुस्तक आने वाली है, वो भी हम समझते हैं बहुत ही ज़्यादा पाठकों के दिलों में उतरने वाली है। जिस तरह की इनकी लेखनी में जितनी गहराई है, तो आप इसी पुस्तक से, ये इनकी पहला काव्य संग्रह है, तो इसी पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो इससे समझ पाएंगे कि इन्होंने कितनी जिम्मेवारी के साथ समाज के मुद्दों को, जो कुछ भी इनके जीवन में घटा है या फिर इन्होंने देखा है, भोगा है, समाज में जितनी भी जिस तरह की बुराइयां व्याप्त है, उस पर व्यंग्य किया है। यानी समाज में परिवर्तन के लिए इनके शब्द, मुझे लगता है युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा सारगर्भित होने वाले हैं। इन शब्दों को अगर वो अपने जीवन में ढालते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो हर वर्ग के लिए ये पुस्तक, पाठक वर्ग अगर
लेखक की लेखनी को पढ़ता है, उसे समझता है, उससे कुछ सीखता है, या फिर मान लीजिए आपने नशे पर कुछ लिखा है और लेखक की एक शब्द से, एक पंक्ति से अगर कोई नशा करना छोड़ देता है तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक कविता, मक्खी। एक मक्खी। रात की तन्हाइयों में बैठा होता हूँ जब, रोशन दीवारों के बीच अतीत के वीरान सागर में गोता लगाते, अपनी बेसुरी आवाज़ में गाती, मेरे आस पास मंडराती, मुझे सागर की गहराइयों से ऊपर ज़मीन पर लाने की कोशिश करती एक मक्खी। बड़े प्यार से कभी नाक, कभी गाल, कभी बाल, यहाँ तक कि कभी होंठों को भी चूम लेती है एक मक्खी। शरारतों से उसकी तंग आकर जब बुझा देता हूँ बत्ती, फिर भी अंधेरों में भटकती, आखिर सीने से चिपक जाने में सफल हो जाती एक मक्खी। नाश्ते पर भी परांठों का स्वाद पहले चख लेती है, खफा होकर उड़ाने की जब करता हूँ कोशिश, चाय की प्याली में कूदकर आत्महत्या कर देती है एक मक्खी। बहुत ही हल्की फुल्की सी ये कविता, और इसमें भी कुछ ना कुछ आप समझ पाएंगे कि किस तरह का संदेश छुपा है इस कविता में। एक और कविता, ढलते सूरज सा। ढलते सूरज सा अब मुझको कोई प्रणाम नहीं करता, इज्जत तो बहुत दूर की बात, कोई अब मुझे बदनाम भी नहीं करता। गुजर गया वो ज़माना जब थी मेरी साख भी, धुआं सा है अब मगर ना बची उसकी राख भी। थम सा तो गया ये तन भले ही, पर दिलो दिमाग मेरा अब भी आराम नहीं करता। नपी तुली हर बात मेरी, नज़रअंदाज फिर क्यों औकात मेरी। अनसुना सा कर देते सब ये कह कर मुझे कि दिमाग इसका अब काम नहीं करता। ढलते सूरज सा अब मुझको कोई प्रणाम नहीं करता, इज्जत तो बहुत दूर की बात, अब मुझे बदनाम कोई नहीं करता। इस तरह से बहुत सी कविताएं, करीब 75 या 74 इनकी कविताएं और 108 पृष्ठ। आप ज़रूर इस काव्य संग्रह को पढ़ें। सबसे पहली कविता इनकी प्रार्थना है, कुछ ऐसा काम कर दे भगवान जो दुनिया के काम आए, भूखे का भोजन हो वो, प्यासे की प्यास बुझाए, खुल जाए ज्ञान चक्षु जिससे और आत्मदर्शन हो जाए। कुछ ऐसा काम कर दे भगवान जो दुनिया में काम आए। कोविद और गोविंद। जीवन एक कल्पना, जिंदगी बुलबुला, मौसम बदलता है, अहंकार, गांव और शहर, पीपल की छाँव, दर्द, बसंत, श्वेत पंखुड़ियाँ, संस्कृति, दुनिया के रंग। इस तरह से बहुत ही इनकी जो कविताएं हैं, हर तरह की कविताएं आप इस पुस्तक में देख पाएंगे। गांव और शहर। चलिए इसी कविता का मैं पाठ करती हूँ। पला हूँ पहाड़ी के शिखर पर, घनघोर बादल कड़कती बिजलियों में, पशु पक्षियों व पेड़ों के संग पहचानते मुझे तमाम परिंदे। गांव के पीपल पगडंडियाँ और वो पशु पक्षी रखते हैं ईश्वर की पहचान, करते हैं भवसागर पार। मेरे सामने खड़े कई ऊंचे पहाड़ बसते हैं जिनमें देवता और कुछ साधनविहीन लोग माथा टेकने आते जहां शहरों के रईस। हाँ वही शहर, हाँ वही शहर जिसकी जगमगाहट में घनघोर अंधेरा है, मगर गांव का जुगनू अंधेरी रात में रास्तों को कर देता है रोशन। आत्मीयता के उजाले में बढ़ रहे हैं शहर के पंजे, बढ़ रहे हैं शहर के पंजे, दबोचने लगे हैं आत्मीयता, होने लगे जुगनू लुप्त और जगमगाने लगे गांव भी शहर जैसे। देवताओं के घर बढ़ने लगी है अकड़न ग्रस्त भक्तों की भीड़, खरीदने आते हैं आशीर्वाद,
विलासितापूर्ण गाड़ियों में डगमगाने लगी सहमे पुजारी की आस्था, मझधार में फंसने लगे भव सागर पार करने वाले। इन सब के बीच फंसा मैं, इन सब के बीच फंसा मैं, आज भी पहाड़ों को बहुत ऊंचा और शहर को बहुत नीचा पाता हूँ, और शहरों को बहुत ही नीचे पाता हूँ। इसमें कवि की वेदना देखिए, जिस तरह से गांव से शहर की ओर पलायन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, वो सभी इस कविता में, इन शब्दों में कवि कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से गांव से शहर की ओर लोग पलायन कर रहे हैं, और गांव के जुगनू जो है अंधेरी रात में भी रास्तों को रोशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ देवताओं के घर भी जो अकड़नग्रस्त भक्तों की भीड़, बहुत ही इन्होंने शब्दों में जो कटाक्ष आप कह सकते हैं, व्यंग्य कह सकते हैं, वो इस कविता के माध्यम से समाज को एक संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि किस तरह से गांव की जो संस्कृति है, सभ्यता है, पुरानी परंपराएं हैं, वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगी है, और हम जो है कहीं ना कहीं शहरीकरण के चलते कंक्रीट के जंगलों में सिमट से गए हैं। तो इस तरह से इनका काव्य संसार। एक और कविता मनमोहन, अपने ही नाम पर इन्होंने कविता लिखी है। मनमोहन हूँ मगर किसी का मन मोह नहीं सकता, दिन को जागना मुश्किल और रात को सो नहीं सकता। मनमोहन हूँ मगर सोते ही ना जाने क्या ख्याल आ जाते हैं, पैदा हुए ना होंगे वो सवाल आ जाते हैं। रोना तो चाहूँ मगर मैं रो नहीं पाता, मनमोहन हूँ मगर मन मोह नहीं पाता। जिससे मैं करीबी चाहूँ वही मुझसे दूर है, मालूम नहीं वो जालिम है या फिर मजबूर है। यादों के मोती बिखरे इस कदर कि उनको पिरो नहीं सकता, मनमोहन हूँ मगर किसी का मन मोह नहीं सकता। ये इनके अपने स्वविचार और अपने जीवन के अनुभव। इसके साथ ही एक और कविता, मैं हूँ अटल। वर्तमान हूँ भविष्य भी समझो ना गुजरा हुआ कल, अथाह संघर्ष देश प्रेम व अंगारों पर चलते छालों का हूँ प्रतिफल। छल के चक्रव्यूह में अभिमन्यु सा गिरता, सहपीठ पर जख्म खंजरों के चक्रव्यूह चीरता। उगाकर कमल ज्वालामुखी शिखर पर परचम लहराने में हुआ सफल। चेहरे का क्या बदल जाता है चंद लकीरों से, अब चाहे नाम कुछ भी दो मुझे, मैं तब भी था अटल अब भी हूँ अटल, मैं तब भी था अटल अब भी हूँ अटल। और भी बहुत सी रचनाएं, संकट की घड़ी, कोविद और गोविंद, इसकी भी चंद पंक्तियां आप सभी के समक्ष। जब से धरा पर कोविद हो गया, ना जाने कहाँ गोविंद सो गया। ये इन्होंने कोविड काल में ये रचना मुझे लगता है की है। हर ओर है कालियाफन फैलाए, भय से थर थर मन रो गया, जब से धरा पर कोविद हो गया। शहर की गलियां सुनसान हो गई, बिन भंवरे बसंत वीरान हो गई। फिजाओं की महक पाने को अतीत के पलों में खो गया, जब से धरा पर कोविद हो गया। पायल की कहीं झनकार नहीं, बसंत में महकती बहार नहीं, जाने जनता सी इस धरा पर, जन्नत सी इस धरा पर कौन बीज कांटों से बो गया, जब से धरा पर कोविद हो गया, जाने कहाँ गोविंद सो गया। हर ओर कालियाफन फैलाए, भय से थर थर मन रो गया। कोविड काल की ये सारगर्भित रचना, किस तरह से हम अपने घरों में कैद थे और हर तरफ जो है कोविड
जो कोविड था उसका कहर था, तो इसी पर इन्होंने ये रचा है। कविता के माध्यम से शब्दों में पिरोने की इन्होंने कोशिश की है अपने अनुभव को। तो चलिए, उद्गार काव्य संग्रह अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर इसे शिमला के किताब घर से भी आप खरीद सकते हैं, और ये आप लेखक से भी इसे मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, लेखक की लेखनी को आत्मसात कर सकते हैं। तो आज के साहित्य में बस इतना ही। फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।